नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत आप अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन समाप्त हुआ है। मैं 10 बजे हमेशा आता हूं अपने इस फेसबुक लाइव पर या यूट्यूब चैनल पर। ये जब से फेसबुक ने लाइव का ऑप्शन दिया है मैं तब से लाइव आता हूं। यूट्यूब में बीच में आ गया था कुछ लोगों के सुझाव और सलाह पर, लेकिन फेसबुक पर मैं बहुत दिनों से आ रहा हूं। अभी जो 4 मिनट की देरी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। वजह था कि जैसे ही मैं फेसबुक लाइव के लिए 10 बजे का हेडलाइन सुनना चाहा, देखा माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। असल में फेसबुक लाइव से पहले मैं समाचारों को इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं वयस्क हो जाऊंगा, मुद्दा कुछ और होगा और बोलना कुछ और पड़ जाएगा। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र का नाम संबोधन था और इस पर मैं जरूर कुछ अपना उद्बोधन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा वो आपको बता दें। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अगला साल का शुरुआत होगा पहला सोमवार 3 जनवरी को, उसमें 18 साल से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ होगा। मतलब नया साल का शुभारंभ, नया साल अंग्रेजी वाला, मेरा वाला तो फगुआ को आता है। तो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर जो हम बदलते हैं उस बदलने की जो शुरुआत है वो बच्चों के वैक्सीनेशन से होगा। ठीक बात है, होना चाहिए, तो प्रत्येक नागरिक के लिए होना चाहिए। और राष्ट्र प्रमुख होने का नाते माननीय प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, और ये कोई बहुत बताने वाली बात नहीं है। बताने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ये छोटी सी सूचना देने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन पर क्यों आ गए। आज चर्चा इसी पर। मित्रों, राष्ट्र के नाम संबोधन एक बहुत बड़ा उद्बोधन होता है। ये एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह से होता है, एक राष्ट्रीय सूचना की तरह से होता है, एक राष्ट्रीय समाचार की तरह से होता है। एक बहुत बड़े नेता थे, आदरणीय थे, हालांकि उनके विचारों को लेकर के एक पार्टी आज के तारीख में राजनीति करती है और वो बिल्कुल उनके विचारों को नहीं मानती। उनका कहना था कि आदमी को दिखास, छपास और बकवास से दूर रहना चाहिए। अन्य प्रधानमंत्री का हर निर्णय में शिरोधार्य करता हूं, अमूमन ठीक करते हैं, उनके किसी निर्णय पर मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही पूर्व एक नेता के बात को ध्यान नहीं रखते? मतलब दिखास, छपास और बकवास से अपने आप को दूर नहीं रख पाते? आप रोज रोज राष्ट्र के नाम संबोधन पर आएंगे तो वो लोगों का मनोबल, मनोदशा उस स्थिति में आ जाएगा, भेड़िया आया भेड़िया आया वाला। जैसे एक आदमी रोज भेड़िया आया भेड़िया कहा करता था, एक बार सही में आ गया। राष्ट्र के नाम संबोधन को अगर इसी तरह से हल्के में ले लिया जाएगा और हल्की हल्की बातों के लिए और साधारण एक सूचना के लिए कि हम 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन ला रहे हैं और ये राष्ट्र के नाम संबोधन में देश का हेय सिविल अथॉरिटी करने लगेगा, मैं समझता हूं कि बहुत हल्की बातें होगी। उस बड़ी सीट के लिए अवमूल्यन होगा उस सीट का, डिमोशन होगा उस सीट का जिस सीट पर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे। माननीय प्रधानमंत्री जी 130-135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। इस देश का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री होता है और उस आदमी को इतनी छोटी बात कहने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर, जो उन्होंने कहा वो बड़ा बढ़िया था। कोरोना के लड़ाई में कहां कहां हमने कितना सिलेंडर बनाया, कितना क्या बनाया, वो ठीक बात है। ये जरूर बात है कि जब हम कोरोना के इस महाजाल में अपने आप को फंसता हुआ पाए तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत उच्च क्वालिटी का काम किया था, बहुत उत्तम व्यवस्था की, और जो दुनिया में बाद में आया उस तरह का वैक्सीनेशन और उस तरह की उत्तम सुविधाएं उन्होंने हमारे देशवासियों को दिया, मुफ्त में दिया, सर्वसुलभ दिया और सबको दिया, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के। मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक, उस पूरे वातावरण, पूरे नक्शे पर, भारत का जहां जहां तक लकीर खींचे हुए नक्शे पर, उस सब को उन्होंने एक समान कवर किया। यहां तक कि वो बियॉन्ड द नक्शा भी गए, वो देश दुनिया में भी उन्होंने वैक्सीनेशन का सप्लाई किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के ग्राउंड पर। बड़ी तारीफ की बात है।
लेकिन मैं प्रधानमंत्री के इस छोटी सी हल्की सी और बेमतलब की बातों पर राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर आने को शुभ नहीं मानता, क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन बड़ी बात है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नोटबंदी की कहने के लिए आए, ठीक बात है, बड़ा मामला था, आपको कहना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज आए हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में, उनको संबोधन में ये कहना चाहिए था कि भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक एडवाइजरी जारी किया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप से बचाव का उपाय जो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने और चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए लोगों ने कहा है वो ये है कि आप भीड़ भाड़ से बचें, 100% लोग वैक्सीनेटेड हों और जो कोरोना से बचाव का उपाय है उसी तरह के कुछ उपाय ओमिक्रॉन के बचाव के लिए है, मतलब भीड़ भाड़ में ना जाए, भीड़ इकट्ठा ना होने दें। तो राष्ट्र नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होता कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव कराएगी नहीं कराएगी ये चुनाव आयोग का निर्णय है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कहने के लिए हमारे देश में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन देश में अब कोई ना तो व्यक्ति स्वतंत्र है ना संस्थाएं स्वतंत्र है, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि भाई चुनाव आयोग का निर्णय क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अपना निर्णय है कि भाई चुनाव बेशक चुनाव आयोग करवाए, लेकिन भीड़ भाड़ से आप अपने आप को बचाए, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है और बहुत जल्दी फैलता है, इसका फैलाव का स्पीड कोरोना से कई गुना ज्यादा है। मैं ये एक राष्ट्रीय बात था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर है। मैं उनको इस बात के लिए बड़ी तारीफ करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया, उत्तम क्वालिटी का, अव्वल दर्जे का है। मतलब सीधे मुंह से बोलते हैं और लोगों के दिल में छुपता है, दिमाग में बैठता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री ने कहा। माननीय प्रधानमंत्री एक संबोधन किया, एक मांग की कि आप गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए। करोड़ों लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी और उसका फायदा हुआ कि देशवासियों को जो उचित जो लोग जरूरी वाले लोग हैं उनको उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त में गैस और सिलेंडर दिया गया और कनेक्शन दिया गया। बहुत अच्छी बात है। जो लोग सक्षम लोग थे छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। मुझे भी कही, हालांकि मैं सक्षम आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को मांगा है तो दीजिए भाई। सिर्फ लेंगे, सरकार से सड़क लेंगे, अस्पताल लेंगे, सुविधा लेंगे, दवाई लेंगे, मुफ्त में टीका लेंगे, देंगे नहीं। तो मैंने दिया और हमारे जैसे लाखों लोगों ने दिया। मैं उम्मीद किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह की कोई मांग करते राष्ट्र के नाम में आज आकर के कि भाई चुनाव आयोग चुनाव करवाए, वो ठीक बात है, वो उनका काम है, मेरा उसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन चूंकि मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हूं, तो इंडिया के हर नागरिक का सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बेशक चुनाव आयोग चुनाव कराए, आप भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाएं। तब मैं कहता कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचता है, हमारा प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री का हर पल, हर सांस, हर समय हमारे लिए है। लेकिन वो 15 से 18 साल के बच्चों का कार्यक्रम की सूचना देने आए, वो स्वास्थ्य मंत्री भी आकर के दे सकता था। लेकिन शायद प्रधानमंत्री का दिखास, छपास और बकवास की जो बीमारी है उस वजह से वो इसी विषय पर आकर के बात करते हैं, जरूरी मुद्दे पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री आ जाए राष्ट्र के नाम संबोधन में, बहुत बढ़िया संबोधन होता कि कहते कि भाई जैसे हमने सब्सिडी छोड़ने का अपील की, आप सबने छोड़ दी, अब मैं आरक्षण छोड़ने की अपील कर रहा हूं कि जो सक्षम लोग हैं वो आरक्षण छोड़ दें। देशवासी सड़कों पर उनको बिठाते कि हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में आकर के कुछ तो संबोधन दिया, कुछ तो संबोधन में कहा। और विश्वास मानिए, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कह दिया कि वो बेशक मैं वोट के लालच में और राजनीतिक दलों के कुचक्र में फंस करके पूर्णतः आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है, चुनावी हथकंडा बन गया है, चुनाव जीतने का एक जरिया बन गया है। मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब वोट मिलेगा तभी मैं आपके फायदे के लिए और काम कर पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, समझिए। इसलिए पूर्णतः खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं कि जो सक्षम लोग हैं वो आरक्षण छोड़ दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 16 समाज बाद में तारीफ करेगा, आरक्षण छोड़ने वाला आदमी पहले तारीफ करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब आरक्षण की जरूरत मुझको नहीं है। मैं नाम रख रहा हूं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान माना कि जब पहली बार आए होंगे तो उस वक्त दलित थे,
लेकिन जब वो पचलखा पासवान हुए तो अकेले दलित के वोट पर तो हुए नहीं। हाजीपुर की पूरी 5 लाख से ऊपर जनता ने उनको वोट दिया, मतलब 5 लाख से जीते, मतलब 6-7 लाख लोगों ने उनको वोट दिया होगा। तो 6-7 लाख तो दूसरा जाति के लोग नहीं हाजीपुर में, मतलब स्वर्ण लोगों ने भी दिया। खैर, अपने राजनीति से कमाई की, नाम दाम सब कुछ कमाए, ऊंचा मुकाम कमाए, कई बार कैबिनेट में मंत्री रहे, सरकार चाहे जिसकी हो रामविलास मंत्री रहते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप हमको बताइए कि उनका बेटा चिराग पासवान जो पैसे के दम पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग आजमाने गया था, एक आध फिल्में भी बनाई थी, लेकिन वो नहीं चल सका, तो अब वो राजनीति के मैदान में पिताजी के अखाड़े में उतर गए। अब उसको आरक्षण की क्या जरूरत है, क्योंकि आरक्षण तो उनके लिए नहीं दिया गया था भाई, जो दीनहीन हो, दलित हो, कमजोर हो, जो आम लोगों के साथ टसल में मसल पावर इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने के सक्षम नहीं है, वो गरीब हैं, कमजोर हैं। तो हुआ था कि भाई 2 कमजोर लोगों को लिए एक सुरक्षित मैदान दे दिया जाए कि यहां पर सिर्फ कमजोर लोग मुकाबले में रहेंगे। तो कमजोर लोगों में देश में कौन कौन मुकाबले में? मायावती हजारों करोड़ की मालकिन है, लालू प्रसाद यादव 8वीं में फेल लड़का, उसका मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसका बच्चा हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है, हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। एक जो पगलेट टाइप का लड़का है, वो कभी गांजा फूकता है, कभी चीलम फूकता है, कभी डमरू बजाता है, टोटल पगलेट है। वो लड़का BMW में घूमता है, जो भारत नहीं दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है। ऐसे लोगों को आरक्षण की, ऐसे लोगों को कहां पर दीनहीन है भाई। आरक्षण की जरूरत हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भाई आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी की बेइज्जती हो रही है, आम आदमी दिक्कत में है। हाँ दीपक, शुभ आशीर्वाद। आम आदमी दीपक, मैं एक सलाह देता हूं कि फेसबुक पर तुम लोग रोज रहते हो, कुछ भी फेसबुक पर लिखो तो एक हैशटैग बना दो, जातिगत आरक्षण खत्म हो, आरक्षण वापस हो। ये एक हैशटैग बना, कुछ भी लिख रहे हो, फूल पत्ती गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दे रहे हो तो एक हैशटैग बनाओ, आज से बनाना शुरू कर दो। मैं तो देखो मेरा हैशटैग है राकेश सिंह परमार, पूर्वांचल समाज, भोजपुरी समाज, किसी भी पोस्ट में देखो को 500-600 दिख जाती है। आज से मैं कर रहा हूं, ये जब पोस्ट डालूंगा, एडिट करूंगा तो उसमें लगाऊंगा हैशटैग जातिगत आरक्षण खत्म हो। तुम भी इसको करो, एक हैशटैग हम सब लोग मिलकर के बना ले, ताकि जितने भी लोग होंगे ना, वो सब के सब इसी हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। एक हैशटैग का सारे स्वर्ण समाज लोग, स्वर्णता जिंदाबाद, या जातिगत आरक्षण खत्म करो, या आरक्षण मुर्दाबाद, कुछ भी ऐसा चीज बना लिया जाए ताकि उससे पता चले कि कितने लोग हमारे बातों को मान रहे हैं और कितने स्वर्ण समाज के लोग एकता दिखा रहे हैं। क्योंकि किसानों ने अपनी एकता दिखा करके ये साबित कर दिया है कि झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए। खैर, आज मोदी के झुकाने पर बात नहीं है, मोदी कभी ना झुके, राष्ट्र का प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों को भी ना झुकाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। खैर, मैं प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्र के नाम संबोधन में आते हैं तो कुछ राष्ट्र हित की बात करें। जैसे इस देश में आरक्षण सब्सिडी सबसे बड़ी समस्या है, आप उस पर बात करिए, कहिए, आप पार्लियामेंट में बिल, आप सुझाव तो दे सकते हैं। आप ये तो कह सकते हैं ना कि रामविलास पासवान जैसा अरबोपति आदमी अपने बेटा चिराग पासवान को क्यों सुरक्षित से लड़वा रहा है। वहां पर कोई दलित ही लड़े तो कोई रियल दलित लड़े जो गरीब हो। मायावती हजारों करोड़ की संपत्ति वाले को क्यों आरक्षण सीट चाहिए? वो किसी असली दलित को दे, दलितों को दे, मत दे राकेश परमार को। अगर तू चाहता है भाई, मत दे मेरे लिए। नहीं, अम्बेडकर जी तो आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। आप संविधान सभा की मीटिंग में अम्बेडकर ने आरक्षण नहीं लगाया था। पहले दिमाग में बात बैठा लो, ये प्रोपगंडा है, तुम पढ़े लिखे वकील हो। अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया था, पहले जानो। आरक्षण का प्रूफ अम्बेडकर का था ही नहीं। अम्बेडकर जी का संविधान में एक पेन भी नहीं चलाया है। उन्होंने ड्राफ्टिंग की है, जो लोगों ने लिख करके दिया है। वो कश्मीर असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वो उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट किया था, जो लोगों ने बोला था उसको लिखा था। अम्बेडकर साहब का संविधान निर्माण में रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है। आरक्षण पर भी उनका कोई योगदान नहीं है। आरक्षण पर संविधान सभा की मीटिंग में उठा के देख लो कौन कौन लोग बोले थे, मैं नाम रखूंगा, बवाल मच जाएगा। इसलिए बवाल को एक ही तरफ जाने दो। अम्बेडकर स्वयं आरक्षण विरोधी थे। और एक बात जान लो, ना तो दलित अम्बेडकर थे और ना ही उन्होंने दलितवादी को किसी तरह के पसंद किया था। अम्बेडकर साहब ने स्वयं दलित धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगर उनको दलितों से बहुत ज्यादा प्रेम प्रीत होता तो वो ऐसा नहीं करते। खैर, आज बात प्रधानमंत्री के बार बार राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पर मजाक करने पर। मैं दोबारा से एक बार कहता हूं,
राष्ट्र एक बड़ा नाम है, राष्ट्र नाम संबोधन एक राष्ट्रीय त्योहार जैसा है। माननीय प्रधानमंत्री को छोटी और हल्की बातों के लिए राष्ट्र का नाम संबोधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मीडिया को भी नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी राष्ट्र का नाम संबोधन देंगे। राष्ट्र का नाम संबोधन 15 तारीख के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देते हैं, 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वो एक राष्ट्र के संबोधन जैसा प्रश्न होता है। आप घर में 15 साल के छोटे उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन देने की बात कहेंगे, वो राष्ट्र नाम संबोधन नहीं होता है, वो आपका संबोधन होता है। मतलब आपको दिखा छपा सब बकवास की बीमारी लग गई है और यह राजनीतिक रूप से नुकसान करता है। अगर आपको राष्ट्र के नाम संबोधन का इतना ही शौक है तो आप राष्ट्रीय मुद्दे को संबोधित करिए। जैसे आरक्षण इस देश का सबसे बड़ी समस्या है, सब्सिडी इस देश का सबसे बड़ी समस्या है, जातिगत भेदभाव इस देश का सबसे बड़ी समस्या है, हिंदू मुस्लिम इस देश का सबसे बड़ी समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं इस देश की है जिस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी को आकर के कहना चाहिए था। किसानों की अनाप शनाप मांग को मान लेना राष्ट्र के नाम से बहुत बड़ा समस्या है। राष्ट्र का नाम संबोधित करके आप आते कि देखिए किसान हित कृषि बिल को मैं किसानों के दबाव में वापस ले लिया, लेकिन एक बात मैं किसान भाइयों से कर रहा हूं कि जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो जहरीले रासायन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको खा करके जिसके इस्तेमाल से देश के लोग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। ये राष्ट्र का नाम संबोधन होता और राष्ट्र का हर नागरिक आपका एहसान मानता और हर आदमी आपके साथ अपने आप को रिलेट करता। लेकिन ये छोटी और हल्की बातें के लिए आपके लिए उचित नहीं है। दीपक ने मुझे कुछ अपना एडवाइस दिया, मैं चाहता हूं, दीपक सिंह एक युवा एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की अपना काम चालू किए हैं, मतलब अभी नए वकील हैं और बड़ी ईमानदारी से अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जो वकील नए नए होते हैं ना, वो अपनी काम बड़ी ईमानदारी और वफादारी से करते हैं। चालाकियां तो पुराने होने पर होती है, जैसे हम लोगों का उम्र हो गया है, लेकिन नया आदमी अपने पैसे के प्रति पैशनेट होता है। दीपक उसी में से है। दीपक ने लिखा है मेरे लिए बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि नए लोग जब पुराने लोगों को एडवाइस देते हैं तो उसमें जरूर कोई नयापन होता है, क्योंकि हम लोगों की सोच पुरानी है, इन लोगों की सोच नई है, तो नए लोगों की बात सुनना चाहिए। मैं चाहता हूं दीपक की बात पढ़ूं, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। हाँ, दीपक ने लिखा है कि हमें कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए। आज आजादी के 70 साल बाद भी सब लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाए। दीपक, समानता का अधिकार राजनीति में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर समानता का अधिकार आ जाएगा तो उस दिन से राजनीति खत्म हो जाएगी। आखिर नेता क्या कह करके आपसे वोट मांगेगा कि भाई दीपक तुम मेरे को वोट दो, मैं तुम्हें फलाना दूंगा। इसीलिए मुद्दा राजनीति में खत्म नहीं की जाती है, उसको जिलाया जाता है खाद पानी दे करके, उसको बनाए रखा जाता है दूध दे करके, तो वो खत्म नहीं होगा। वो जो तुम सोच रहे हो वो एक आम भारतवासी का सोच है, बल्कि हर भारतवासी का सोच है। लेकिन तुम्हें जब सात रायसेन रोड पर चले जाओगे या रायसीना हिल के पहाड़ी में किसी कुर्सी पर विराजमान हो जाओगे, चाहे वो एमपी की कुर्सी ही क्यों ना हो, फिर तुम ये दीपक सिंह नहीं रह पाओगे, फिर वो सरकारी आदमी हो पाओगे। ये सब मैं कहने पर क्यों मजबूर हो रहा हूं, मैंने 3-4 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट डाला था जिसमें सभी लोगों का नाम रख करके गाली दिया था। उसमें राजनाथ सिंह का नाम रखा मैंने, कलराज मिश्रा का नाम रखा, मतलब जो भी स्वर्ण समाज के लोग सरकार में किसी भी अंग में है उसमें नाम रखा था। तुमको पता है कि जयपुर में अभी क्षत्रिय युवक संघ का एक कार्यक्रम हुआ था। आजाद भारत में उतनी बड़ी भीड़ और उतनी नियंत्रित भीड़ आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा कि उतना बड़ा सिंह, तिवारी जी नमस्कार, कि उतनी बड़ी भीड़ हो और उतनी शालीन भीड़ हो। तो मैंने कहा कि स्वर्ण समाज के लोग उस मंच पर किस बेहयाई से जाते हैं और क्यों जाते हैं, जबकि आपको संसद में जाकर के स्वर्ण समाज के विरोध में ही भाषण देना होता है। पहला मतदान आपको पता है दीपक और तिवारी जी, दोनों लोगों को संबोधित करके कह रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बिल को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्वर्ण विरोधी बनाया, उसकी शुरुआत संसद में किसने की उस बिल की? राजनाथ सिंह ने स्वयं स्वर्ण। पहला मतदान जानते हो किसने दिया? गिरिराज ने, और उन्होंने वोटिंग की शुरुआत का पहला बटन दबाया था। मतलब शुरुआत एक स्वर्ण ने किया था और मतदान का शुरुआत एक स्वर्ण ने किया था। एक भूमिहार है और एक राजपूत है, और ये सब लोग अपने अपने समाज में आते हैं तो कहते देख लेना ठाकुर की है,
लेकिन जब पार्लियामेंट में बात आती है तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण का विरोध करता है, ठाकुर ठाकुर का विरोध करता है, मतलब कुल मिलाकर के अपना विरोध करता है। इसलिए क्योंकि उसको पता है कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। मैं कहूंगा एम के तिवारी हो, तिवारी मतलब ब्राह्मण है, वो हो तो ये मेरा नहीं हो सकता। तिवारी जी कहेंगे कि राकेश परमार तो ठाकुर होते हैं, ये मेरा नहीं हो सकता। यहां तक तो ठीक है, बल्कि अनुचित है मतलब मान लें कि ये भी ठीक है, लेकिन तिवारी जी मिश्रा जी की बात नहीं सुनते, मिश्रा जी दुबे जी की बात नहीं सुनते, दुबे जी पांडे जी की बात नहीं सुनते, पांडे जी चतुर्वेदी जी की बात नहीं सुनते। ये इस देश में गोत्र तक पर लड़ाई पहुंचवा दिया गया है, ये राजनीतिक लोगों का काम है। और सबसे मजे की बात है कि इस जाल में जो फंस रहा है वो पढ़ा लिखा तबका फंस रहा है। बेवकूफ आदमी तो कुछ हद तक सुधर भी रहा है। आपके उदाहरण दो, मेरे भी घर में काम हो रहा है, मेरा बड़ा ही काम कर रहा था, बलिया के सलेमपुर का रहने वाला था। तो मैं एक चैनल पर आया, तो चैनल पर बोला, उसने बोला कि परमार जी हाँ लिंक भेजा हूं, 2-3 जगह देख लीजिएगा आपने। तो मैं वो लिंक सुनने रहा था, तो उसको ये पता नहीं चला मैं बोल रहा हूं। तो बोला जानते हैं साहब, हाँ ये बकवास हम टीवी पर नहीं देखते, उसको सिनेमा देखते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते? जो आता है ना साहब, वो कहता है कि हमने इतना 1000 करोड़ दिया, हमने इतना लाख करोड़ दिया, हमने इतना लाख करोड़ दिया। कहां दिया ये नहीं दिखता है। क्योंकि मैं तो साहब 30 साल से इस दिल्ली में बढ़ईगिरी कर रहा हूं, सलेमपुर में काम नहीं था तो दिल्ली में आया। 30 साल से तो हमने कहीं किसी रोड पर रुपया गिरा नहीं देखा, कहीं कोई सरकारी योजना नहीं देखा। कहां खर्चा करते हैं, झूठे बोलते हैं का? अब बताइए साहब, वो कहता है कि उसको मत वोट दो, कहता है उसको मत, हमको काम मतलब साहब बताइए ना। आप ठाकुर है, मैं आपके घर में लकड़ी का काम कर रहा हूं, शाम को पैसा लेके जा रहा हूं, इसमें बढ़ई और राजपूत कहाँ आया साहब? मैं बोला तुम अनपढ़ हो का? बोला हाँ साहब हम अनपढ़ है, 3री तक पढ़े हैं। मैं बोला इसीलिए तुम इतनी बड़ी बात समझ गए, अगर तुम पीएचडी होते तो नहीं समझ पाते। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित पढ़ा लिखा आदमी है। आरक्षण के जाल में फंसा हुआ भी पढ़ा लिखा आदमी है, सब्सिडी को छोड़ने की वकालत ना करने वाला भी पढ़ा लिखा आदमी है, और मतदान में नेताओं के पीछे घूमने वाला भी पढ़ा लिखा आदमी है। अनपढ़ आदमी तो खेतों में काम करता है, नेता के जाल में नहीं फंसता। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि ये जो सूचना स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए, जो सूचना अस्पताल के डॉक्टर को देना चाहिए कि भाइयों बहनों आइए, अब 15 साल से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीन मिलने लगा है, उस जैसी साधारण सूचना को प्रधानमंत्री आके राष्ट्र के नाम संबोधन में दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की गरिमा को छोटा करना है। अगर प्रधानमंत्री जी को दिखास की बीमारी है, छपास की बीमारी है और बकवास की बीमारी है, तो मैं उनको मुद्दा देता हूं जिस मुद्दे पर राष्ट्र का नाम संबोधित करें, राष्ट्र उनका ऋणी होगा, राष्ट्र उनका एहसानमंद मानेगा और राष्ट्र उनके बात को मानेगा। पहला बात वो कह दें कि भाई जो सक्षम लोग हैं वो आरक्षण छोड़ दें, राष्ट्र आपका ऋणी होगा। वो कह दे कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दें। आपने गैस सब्सिडी छोड़ा, मैंने गैस सब्सिडी छोड़ दिया है, आपने उसका आप एग्जांपल दीजिए कि भाई राकेश परमार जैसा साधारण आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, उसने भी मेरे बात को मान करके गैस सब्सिडी छोड़ा है। और वो गैस सब्सिडी हमने इसी गांव के गरीब महिला को उज्ज्वला योजना का तहत दिया है, राष्ट्र को दिया है, हमने अपने घर में नहीं लगाया है। इस तरह से कोई अमीर आदमी अगर अपना सब्सिडी छोड़ देता तो मैं किसी गरीब को दे दूंगा, राष्ट्र के लोग पहले उसको त्यागेंगे, क्योंकि वो उनको लगेगा कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसी तरह से आप कहिए कि भाई रामविलास पासवान तो दलित थे, उनका बेटा कहां से दलित हुआ? भाई हजारों करोड़ रुपया होगा अगर बढ़िया से जांच लिया जाए तो। इस इत्र व्यापारी की क्या औकात है जो हमारे नेताओं के पास पैसा है? ये मामूली इत्र वाले 175 करोड़ रुपया मिला है। 175 करोड़ कौन सी बड़ी रकम है भाई? हमारे यहाँ तो अलमारी में पड़ा है नेताओं के। तो वो लोग भी, अरे मायावती तो कहती है मैं हजारों करोड़ की स्वामिनी हूं, तेरे को काहे को दलित के ऊपर दी भैया? दलित तो वो है ना जो अभी भी मरे हुए मवेशियों का चमड़ा उतार करके, सुखा के, काट के, बेच करके और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो दलित है कि तू दलित है? तो प्रधानमंत्री को ये राष्ट्र के नाम संबोधित करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और स्वर्ण समाज में एकता दे। जो स्वर्ण समाज के लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई भी पोस्ट डालें, चाहे आप गुड मॉर्निंग डालें, गुड इवनिंग डालें, देवी देवता का तस्वीर डालें, फूल पत्ती डालें, हाय फ्रेंड्स डालें, एक हैशटैग जरूर डालें कि जातिगत आरक्षण खत्म करो। एक पोस्ट जरूर डालें कि आरक्षण मुर्दाबाद। एक पोस्ट जरूर डालें कि स्वर्ण समाज की एकता जिंदाबाद। एक पोस्ट जरूर डालें कि अमीरों आरक्षण छोड़ो। ऐसा कुछ हैशटैग अगर आप डाल के डालेंगे तो ये
क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक पर जो होता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय उसको देखता है कि कौन सा चीज ट्रेंड कर रहा है, और जो चीज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता है उसको प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री को बताता है कि वो जो राकेश परमार बकवास कर रहा था ना कि भाई आरक्षण वाला बात मुर्दाबाद करो, वो ट्रेंड करने लगा जी, टॉप 10 पर ट्रेंड कर रहा है। तो प्रधानमंत्री विचार करेंगे, फिर कहेंगे कि हमने जो 10% आरक्षण का झुंझुना स्वर्ण समाज को दिया था उसको बढ़ा करके ये कर रहे हैं। कुछ कुछ करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों में आक्रोश आया तब जाकर के प्रधानमंत्री ने स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण देने पर मजबूर हुए। अगर लोग विरोध नहीं करते तो नहीं करते। तो झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए, असली मुद्दा बताने वाला चाहिए। अंतिम बात एक ही कि #5 बता रहा हूं, एक तो कम से कम डाल दीजिए। पहला हैशटैग बनाइए जातिगत आरक्षण खत्म करो, दूसरा हैशटैग बताइए आरक्षण मुर्दाबाद, तीसरा हैशटैग बनाइए स्वर्ण समाज एकता जिंदाबाद, और चौथा हैशटैग बनाइए कि देश का नेता कैसा हो, आरक्षण छुड़वाए वो हो। इस तरह के कुछ हैशटैग बनाएंगे तो राष्ट्र के नाम के संबोधन में प्रधानमंत्री आपका मुद्दा भी संबोधित करने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों को प्रधानमंत्री किस ग्रेड में जानते हैं। सिंपल एक उदाहरण ले लीजिए कि इस देश में जो भी राजनीतिक दल, रोज समाचार सुनते होंगे कि सरकार ने एक दलित योजना लाया है, सरकार एक पिछड़ों के लिए योजना लाया है एक सरकार। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक घोषणा किया है कि कोई दलित पिछड़ी समाज की बेटी अगर मैट्रिक पास कर जाती है तो आगे का खर्चा सरकार उठाएगी। ये बिहार सरकार की योजना है, यूपी सरकार की योजना है। अब नीतीश कुमार से पूछे कि मान लो एमके तिवारी की बेटी 10 पास कर गई तो क्या करेगा? अगले दिन के पाँव में पैकेट डलवा देगा कि गोल्ड में पैकेट डाल, इसका कॉलेज में ना चली जाए। भाई ये करेगा तू? राकेश परमार की बेटी अगर मान लो 10 पास कर जाए, फर्स्ट क्लास है, तो उसको कॉलेज में एंट्री बंद करा देगा? मतलब सिर्फ पिछड़ी समाज की बेटी बेटी और हमारी बेटी बेटी नहीं है। लेकिन हम लोग बेहाई की तरह से वोट देते। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबको बेहा कहने के लिए, मैं अपने आप को पहले कह देता हूं कि हम भी कहां मतदान में बहिष्कार करते हैं। तो उसको लग रहा है कि भाई ये स्वर्ण समाज के लोग झक मार के वोट देने आएंगे, बहिष्कार नहीं करें क्योंकि एक नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी को कम से कम ट्विटर पर, अब बात बहादुर बनिए, ट्विटर पर टैग मार दीजिए, जातिगत आरक्षण खत्म करो। आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शेयर करने में एक हैशटैग बनाइए। पहला हैशटैग बनाइए जातिगत आरक्षण खत्म करो, मैं बनाऊंगा। और आपसे बात देख लिए, जो लोग मेरे फेसबुक पर रोज देखते होंगे कि मैं हैशटैग राकेश सिंह परमार पूर्वांचल समाज भोजपुरी समाज मेरा हैशटैग रहता है। आज से जातिगत आरक्षण खत्म करो, से नो टू कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये मेरा हैशटैग है। आप लिख के देखिएगा, आपको मिल जाएगा 2-4-10 पोस्ट। आज से सभी पोस्टों पर डालूंगा, आप भी डालिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपसे एकता की उम्मीद करता हूं और प्रधानमंत्री के और राष्ट्र के नाम में स्वर्ण समाज के हितों के भी बात को मजबूर करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए। स्वर्ण समाज में जागृति बढ़ाने वाला चाहिए। जय हिंद, जय स्वर्ण समाज।